हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को भाई। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताना, वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें ओके हैं क्या? वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ देख के बताना भाई एक बार, ओके है क्या? उसके बाद अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। एम एस वर्ड हम पढ़ रहे हैं और एम एस वर्ड का आज जो है हम दी एंड कर देंगे। उसके बाद जो है एक्सेल भी शुरू करेंगे आज ही। ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। एवरीथिंग इज ओके सर। ओके, चलिए भाई करते हैं शुरू। देखो, कल जो हमने पढ़ लिया था वो रेफरेंस तक पढ़ लिया था। कहाँ तक? रेफरेंस तक जो है हमने कल पढ़ लिया था कि रेफरेंस के अंदर आपने क्या पढ़ना है, फुट नोट और एंड नोट। भाई क्या पढ़ना था रेफरेंस के अंदर आपने? एक पढ़ना था फुट नोट और एक पढ़ना था आपने एंड नोट। भाई क्या पढ़ना था? एंड नोट पढ़ना था। तो दोनों की दोनों चीज़ें जो है ये कल मैंने आपको पढ़ा दी थी भाई। फुट नोट और एंड नोट दोनों चीज़ें जो है कल मैंने आपको पढ़ा दी थी। ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मेलिंग। इसके बाद कौन सा टैब आता है? मेलिंग टैब आता है। रेफरेंस के बाद कौन सा टैब है? मेलिंग टैब है। कौन सा टैब है यहाँ पर? रेफरेंस के तुरंत बाद मेलिंग टैब है भाई, मेलिंग। ठीक है ना। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा आता है कि ईमेल के फीचर किसके अंदर होते हैं। ईमेल के जो फीचर होते हैं, ईमेल से सिमिलर सॉफ्टवेयर कौन सा है? ईमेल से सिमिलर सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिमिलर मतलब मिलता जुलता। तो ईमेल से सिमिलर सॉफ्टवेयर है आपका वर्ड। भाई क्या है? वर्ड है, एम एस वर्ड ईमेल से सिमिलर सॉफ्टवेयर है भाई। ठीक है ना। ईमेल से सिमिलर सॉफ्टवेयर है। क्लियर? तो यहाँ जो है आपका क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक पत्र को बहुत सारे व्यक्तियों के पास भेजने की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। किसके अंदर? मेल मर्ज के अंदर उपलब्ध होगी भाई। क्लियर है बात सभी को? ठीक है ना। देखो मेरे भाई, तो मेल मर्ज के अंदर क्या होगी? सुविधा उपलब्ध होगी। देखो इसमें क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि इनविलोप इसमें बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, लेबल्स इसमें बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, स्टार्ट मेल मर्ज और सिलेक्ट रिसिपेंट, ये दो चीज़ और मेन जरूरी हैं। स्टार्ट मेल मर्ज और सिलेक्ट रिसिपेंट। देखिए भाई, मेल मर्ज के अंदर क्या होता है? मेल मर्ज में दो डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं भाई। एक पत्र को कई व्यक्तियों के पास भेजने की सुविधा है, मेल मर्ज। क्या है मेल मर्ज? एक पत्र को कई व्यक्तियों के पास भेजने की सुविधा है भाई। कई व्यक्तियों के पास भेजने की सुविधा है। कई व्यक्तियों के पास भेजने की सुविधा है, मेल मर्ज भाई। क्या है? मेल मर्ज है भाई। क्लियर? एक पत्र को कई व्यक्तियों के पास भेजने की सुविधा भाई। ठीक है ना। तो देखिए भाई, इसमें इसमें दो डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। मेल मर्ज के अंदर कितने डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं? इसमें दो डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। कौन से? इसमें दो डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। कौन से शामिल होते हैं भाई? दो डॉक्यूमेंट क्या होंगे? शामिल होंगे। वो कौन से होंगे? नंबर एक होगा लेटर और नंबर दो होंगे आपके एड्रेस भाई। नंबर दो क्या होंगे? एड्रेस। ठीक है ना। एड्रेस और लेटर भाई, इन दोनों को मर्ज करवाने की प्रक्रिया ही को तो मेल मर्ज कहा गया है। इन दोनों को मर्ज करने की प्रक्रिया को ही तो क्या कहा गया है? मेल मर्ज कहा गया है। ठीक है ना। ये कैसे है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक एग्जांपल देते हैं इसको। जैसे आप मान लीजिए यूनिवर्सिटी में क्लर्क लग जाते हो, यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप क्लर्क लग जाते हो। और क्लर्क का काम होता है मतलब पत्राचार करना, ईमेल वगैरह, यानी कि किसी को कम्युनिकेशन करना। अब सपोज करो यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आपके पास 10,000 स्टूडेंट, हमारे पास 10,000 स्टूडेंट थे, जिसमें से 5,000 स्टूडेंट की फीस नहीं आई है समय पर। और उनको लेटर लिखो कि 5,000 स्टूडेंट को लेटर लिखो
कि आपकी फ़ीस नहीं आई है और इस तारीख तक जमा करवा दो, अदरवाइज़ आपकी डीएमसी इशू नहीं की जाएगी। तो आप क्या करोगे, 5,000 पत्र लिखोगे या मेल मर्ज फीचर का इस्तेमाल करोगे? तो आप मेल मर्ज फीचर का इस्तेमाल करोगे। 5,000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड डेटा वो तो उसके अंदर है ही कंप्यूटर के अंदर, तो आप सिर्फ एक पत्र लिखोगे, सिर्फ एक पत्र लिख करके, और जो 5,000 स्टूडेंट का डेटा पड़ा है उसके साथ क्या कर देंगे, हम उसको मर्ज कर देंगे। और जब वो मर्ज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल मर्जिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेल मर्जिंग हो जाएगी। इसी को बोलते हैं मेल मर्ज भाई। ये सारी फैसिलिटी किसके अंदर है, एमएस वर्ड के अंदर, और किसी के भी अंदर नहीं है। ये अकेला ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये वाली फैसिलिटी होती है, अकेला ऐसा सॉफ्टवेयर है। आपसे पूछे मेलिंग किस में होता है, तो मेलिंग एमएस वर्ड में ही होता है और किसी में नहीं होता। तो मेलिंग की फैसिलिटी एमएस वर्ड के अंदर होती है भाई। इससे आगे बढ़ते हैं, मेल मर्ज से आगे रिव्यू का ऑप्शन आता है। मेल मर्ज से आगे किस चीज़ का ऑप्शन आता है मेरे भाई, रिव्यू का ऑप्शन आता है। रिव्यू में आपसे एक चीज़ पूछी जाएगी, प्रूफिंग। प्रूफिंग का ग्रुप किसके अंदर होता है, रिव्यू के अंदर होता है। रिव्यू का मतलब है रिव्यू, यानी कि एक बार डॉक्यूमेंट आपने बनाया, आपने देख भी लिया, अब दोबारा से देख लो, रिव्यू कर लो, यानी कि एक बार चेक कर लो सारी चीज़ें ठीक ठाक है नहीं है, स्पेलिंग ठीक है नहीं है, ग्रामर ठीक है नहीं है, एक बार चेक तो कर लो। तो प्रूफ रीडिंग होगी यहाँ पर, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होगी। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की होगी F7। स्पेलिंग भी चेक करेगा, ग्रामर भी चेक करेगा। अगर रॉन्ग स्पेलिंग है, क्या है, अगर रॉन्ग क्या है, स्पेलिंग है मेरे भाई, स्पेलिंग अगर रॉन्ग है तो ये वेवी लाइन आएगी इस तरीके की, रेड लाइन। कैसी लाइन आएगी, रेड लाइन आएगी। अगर ग्रामर रॉन्ग है, अगर क्या है, रॉन्ग ग्रामर है भाई, ग्रामर गलत है आपकी, तो कैसी लाइन आएगी, तो आपकी लाइन आएगी इसी तरीके की वेवी ग्रीन लाइन। कैसी लाइन आएगी मेरे भाई, ग्रीन लाइन आएगी, वेवी लाइन, ठीक है ना। अगर वर्ड का फॉर्मेट रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, वर्ड फॉर्मेट रॉन्ग है मेरे भाई, वर्ड का फॉर्मेट जो है वो ही रॉन्ग है, तो वेवी लाइन आएगी। कैसी लाइन आएगी, ब्लू लाइन। कैसी लाइन आएगी भाई, ब्लू लाइन आएगी भाई, ठीक है ना, ब्लू लाइन आएगी। वर्ड का फॉर्मेट का मतलब यहाँ से ये है कि वर्ड यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा, यहाँ पर जो फॉन्ट की लिस्ट है उसमें ये वो वर्ड जो है फिट नहीं बैठ रहा, और इसलिए उस वर्ड के नीचे ब्लू लाइन आ जाती है कई बार, ठीक है ना। और ये रेड लाइन जो है, रेड लाइन, ये डुप्लीकेट वर्ड के नीचे भी आ जाती है, डुप्लीकेट शब्द के नीचे भी ये आ जाती है भाई। कौन से वाली, रेड लाइन भाई, डुप्लीकेट वर्ड के नीचे भाई, किसके नीचे आ जाती है, डुप्लीकेट वर्ड के नीचे भी रेड लाइन आ जाती है। ध्यान रखना अब इस बात का, ठीक है, क्लियर हुई बात सभी को। तो ये प्रूफिंग में होगी सब चीज़। एक है यहाँ पर थीजर्स, क्या है मेरे भाई, एक यहाँ पर थीजर्स है भाई। तो ये क्या होता है, ये जो थीजर्स है आपका, ये जो क्या है आपका थीजर्स है, ये होता है सिमिलर वर्ड ऐड करना। क्या होता है, सिमिलर वर्ड ऐड करना होता है भाई। क्या होता है ये आपका, सिमिलर वर्ड ऐड करना, सिमिलर वर्ड ऐड करना भाई। सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। सिमिलर शब्द मतलब समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द कह लीजिए। तो ये जो होता है, क्या होता है, थीजर्स होता है, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F7 होती है। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की, शिफ्ट प्लस F7 जो है इसकी शॉर्टकट की होती है भाई, ठीक है ना। इसके बाद वर्ड काउंट है। वर्ड काउंट कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, वर्ड काउंट होगा, यानी कि ये टोटल वर्ड काउंट कर देगा पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड हैं कितने नहीं हैं। क्लियर है बात यहाँ तक, चलिए भाई देखो। इसके बाद है व्यू। इसके बाद क्या है, व्यू है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने व्यू होते हैं, कितने प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट देखा जा सकता है। तो व्यूज़ है यहाँ पर, व्यूज, व्यू के अंदर मिलेगा, जो चीज़ दिखेगी वो व्यू के अंदर मिलेगी, दिखेगी और हाइड होगी। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है रूलर कहाँ मिलेगा, रूलर कहाँ से शो होगा और कहाँ से हाइड होगा। ये रूलर है, ये क्या है मेरे भाई, ये रूलर है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। ग्रिड लाइंस होती हैं इस तरीके की, ग्रिड लाइंस यहाँ से शो करना और हाइड करना। नेविगेशन पेन होता है, ये वाला जो पेन है इस साइड, ये नेविगेशन पेन है, कौन से डॉक्यूमेंट पर हमने जाना है वो यहाँ पर डायरेक्टली शो होता है। जूम भी यहीं पर शो होता है, जूम, जूम कितना परसेंटेज होता है वो यहीं पर शो होगा, जूम भी भाई, ठीक है ना।
क्लियर है ना बात यहाँ तक? तो देखिए व्यूज में कौन से व्यू है, रीड मोड व्यू है, प्रिंट लेआउट व्यू है, वेब लेआउट व्यू है, ड्राफ्ट व्यू है और आउटलाइन व्यू है। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? आपसे पूछे जाएगा डॉट बुलेट्स, बुलेट्स के साथ सभी चीज़, हर लाइन के साथ बुलेट आएगी, वो कौन से व्यू में आएगी? आउटलाइन व्यू में। फुल स्क्रीन मोड कौन सा है? रीडिंग मोड। फुल स्क्रीन मोड कौन सा मोड है? रीडिंग मोड है भाई, फुल स्क्रीन मोड, ठीक है ना। प्रिंट लेआउट जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपका, क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि आपका अपने आप जो मोड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला होता है। इस पेज को वेब पेज के रूप में देखना चाहते हो तो वेब लेआउट रूप व्यू है भाई। वेब पेज के रूप में आप इसको देखना चाहते हो तो कौन सा व्यू है? वेब लेआउट व्यू है भाई। कौन सा व्यू है? वेब लेआउट व्यू होता है, ठीक है। तो ये व्यू था भाई, ये आपका MS वर्ड जो है यहाँ पर जा करके आपका खत्म होता है भाई, MS वर्ड भाई। क्लियर है ना बात? एक बार यहाँ पर कमेंट करके बता दो यहाँ तक, एक बार यहाँ तक की चीजें ओके है ना आज वाली? बताओ भाई एक बार। यहाँ पर आपका MS वर्ड जो है ये कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हम, ये तो व्यू का ही है, इसके अंदर बस एक मैक्रो रह गया। इसके अंदर मैक्रो क्या होता है देखो एक बार। मैक्रो क्या होता है भाई? मैक्रो होता है सीरीज ऑफ कमांड भाई। मैक्रो क्या होता है? सीरीज ऑफ कमांड होता है। ये व्यू के अंदर ही है मैक्रो, ध्यान रखना, व्यू के अंदर ही है मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? सीरीज ऑफ कमांड होता है भाई, सीरीज ऑफ कमांड होता है मैक्रो। यानी कि जो आप कमांड देते हो उसको रिकॉर्डिंग ऑफ योर स्टेप कह लीजिए, रिकॉर्डिंग्स ऑफ योर स्टेप, रिकॉर्डिंग ऑफ योर स्टेप भाई। यानी कि आपके जितने भी स्टेप्स होंगे उनकी सभी की रिकॉर्डिंग कर लेगा। माउस से जो क्लिक किया आपने, कीबोर्ड से जो क्लिक किया है, कीबोर्ड से जो लिखा, उनकी सभी की क्या कर लेगा? ये रिकॉर्डिंग कर लेगा। और जैसे ही आप एक क्लिक करोगे सारी रिकॉर्डिंग को एकदम से चला देगा, एकदम से। उसको मैक्रो कहा जाता है, सीरीज ऑफ कमांड। यानी कि जो आपने कमांड दी है उन सभी को क्या कर लेगा? ये रिकॉर्ड कर लेगा भाई। क्या कर लेगा? रिकॉर्ड कर लेगा। क्लियर है बात सभी को? तो ये था MS वर्ड आपका। इसके बाद इसकी शॉर्टकट की जो है वो आ जाती है, शॉर्टकट की और एक्सटेंशन भाई। एक्सटेंशन इसकी क्या होती है? 2007 से पहले, 2007 से पहले क्या एक्सटेंशन की होती थी इसकी? 2007 से पहले जो एक्सटेंशन की होती थी वो होती थी .doc। क्या होती थी? .doc। 2007 के बाद, 2007 व इसके बाद, 2007 व इसके बाद जो इसकी एक्सटेंशन हुई वो हुई .docx। क्या हुई भाई? .docx जो है ये एक्सटेंशन हुई है, ठीक है ना। एक्सटेंशन होती क्या है? फाइल की पहचान, फाइल के टाइप की पहचान होती है एक्सटेंशन भाई। क्या होता है? फाइल के टाइप की पहचान होती है। फाइल के टाइप की क्या होती है? पहचान होती है। यानी कि फाइल आपकी किस प्रकार की है, ये पहचान एक्सटेंशन से होती है। किससे होती है ये पहचान? एक्सटेंशन से होती है। और एक्सटेंशन क्या है वर्ड की? .doc। नए वाले की क्या है? .docx है नए वाले की, ठीक है ना। क्लियर? बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है, डॉक्यूमेंट का नाम होता है document1, करवा चुका हूँ मैं आपको। जूम कितना होता है? बाय डिफॉल्ट होता है 100%, मैक्सिमम होता है 500%, मिनिमम होता है 10%। फ़ॉन्ट का साइज होता है 11 का, नाम होता है कैलिबरी। पेज का व्यू जो होता है प्रिंट लेआउट व्यू होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर प्रिंट लेआउट ऑप्शन में ना हो तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल पहले होता था। पेज का ओरिएंटेशन जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो पोर्ट्रेट होता है। फाइल कहाँ सेव होगी? बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में सेव होगी। एक्सटेंशन जो है ये आपकी लिखी हुई है जो मैंने आपको करवाई ही थी, एक्सटेंशन जो होती है भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? चलिए भाई, शॉर्टकट की, जो शॉर्टकट की कौन सी है ये मैं आपको बता भी चुका हूँ शायद। नहीं, डबल क्लिक करने से एक वर्ड सेलेक्ट होगा, ट्रिपल क्लिक करोगे माउस का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, कंट्रोल प्लस क्लिक कर दोगे तो सेंटेंस सेलेक्ट होगा, टैब का बटन दबा दोगे तो नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे टेबल में, शिफ्ट प्लस टैब दबा दोगे तो वापिस आ जाएंगी, कंट्रोल प्लस SN दबाने से नई फाइल ओपन होगी, O दबाने से पुराना डॉक्यूमेंट ओपन होगा, S दबाने से फिलहाल वाला डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा।
ये शॉर्टकट की है इनकी, क्या है, शॉर्टकट की है भाई। P दबाने से प्रिंट होगा, X दबाने से कट जाएगा जो सिलेक्ट किया है, C दबाने से कॉपी होगा, Z दबाने से क्या होगा, अंडू। अंडू क्या होता है, यानी कि जो लास्ट एक्शन किया था उसको वापस कर देना, लास्ट एक्शन को क्या कर देना, वापस कर देना, जो भी हमने काम किया है उसको वापस कर देना। जैसे मैंने अभी ये लाइन लगाई है, ये गलती से लग गई, इसको वापस कर सकता हूँ मैं। ये अंडू की कमांड है, किस चीज़ की कमांड है, अंडू की कमांड है। और मैंने जो किया था वो वैसे डिलीट हो गया, रीडू करना है तो रीडू भी हो जाएगा, इसको वापस लेकर आना क्या है, रीडू है, ठीक है ना। अंडू करेंगे यानी कि कोई कमांड दी थी हमने लेकिन वो गलत दी गई, उसको अंडू कर सकते हैं। लेकिन कोई कमांड दी थी वो गलती से डिलीट हो गई, उसको रीडू कर सकते हैं, वापस लेकर के आ सकते हैं भाई। तो कंट्रोल प्लस वाई जो है ये रीडू के लिए होती है, कंट्रोल प्लस एफ जो होती है सर्च करने के लिए होती है, जी होती है गो टू के लिए, एच होती है किसी शब्द को रिप्लेस करना चाहते हैं, वी होती है पेस्ट करना है, कोई कॉपी कर रखा है आपने, के होती है हाइपरलिंक ऐड करने के लिए, ए होती है सारा कुछ सेलेक्ट करने के लिए, बी फॉर बोल्ड होता है, बी फॉर बोल्ड होता है, ठीक है ना। आई फॉर इटैलिक होता है, आई फॉर क्या होता है, इटैलिक। यू फॉर क्या होता है, अंडरलाइन, ये शॉर्टकट की। आर फॉर राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट के लिए आर। जे फॉर जस्टिफाई अलाइनमेंट। ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक देने के लिए। शिफ्ट प्लस एंटर लाइन ब्रेक देने के लिए, लाइन ब्रेक देने के लिए। एंटर देना है पैराग्राफ ब्रेक देने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस सुपर स्क्रिप्ट देने के लिए। सुपर स्क्रिप्ट क्या था, एक्स की पावर 2 ऐसे, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस इक्वल सबस्क्रिप्ट देने के लिए, जैसे ओ के पाँव में 2, यहाँ इक्वल कर लेना भाई। कंट्रोल प्लस होम शुरुआत में लेकर आने के लिए, कर्सर को करंट लाइन के शुरू में लेकर आने के लिए, ओह सॉरी, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरू में ले जाने के लिए कर्सर को। कंट्रोल प्लस एंड डॉक्यूमेंट के बिल्कुल अंत में ले जाने के लिए कर्सर को। और F12 होती है सेव एज के लिए। F12 किस लिए होती है, सेव एज के लिए होती है। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी कॉपीराइट का सिंबल लेने के लिए होते हैं। आप ये चीज़ ध्यान में रखना, अल्ट के साथ बहुत कम की शुरू होती हैं। 0.1% की है जो अल्ट के साथ शुरू होती है, 0.1% की अल्ट के साथ शुरू होने वाली, ठीक है ना। तो अल्ट के साथ ये स्पेशल की शुरू होंगी, स्पेशल की भाई। राम राम भाई सभी को। तो कॉपीराइट का सिंबल, ये वाला सिंबल जो होता है ये लेकर आने के लिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। रजिस्टर्ड का सिंबल, जो रजिस्टर्ड का सिंबल होता है आर वाला ऐसे, तो ये लेकर आने के लिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर। ट्रेडमार्क का सिंबल लेकर आने के लिए टीएम होता है, ऊपर टीएम लिखा आएगा, तो लेकर आने के लिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी। होम की होती है लाइन को शुरू में ले जाने के लिए, एंड की होती है लाइन के अंत में ले जाने के लिए। ये मैं कीवर्ड शॉर्टकट में करवा भी चुका हूँ आपको, ये हिंदी में लिखे हुए हैं, नथिंग एल्स। अब आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये वाले की तो आप जरूर याद कर लो, कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जेड तक की जो है आपने सभी याद कर लेनी है। कंट्रोल ए सिलेक्ट, ए फॉर सिलेक्ट ऑल, बी फॉर बोल्ड, सी फॉर कॉपी, डी फॉर डायलॉग बॉक्स, एमएस वर्ड के अंदर डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट, एफ फॉर फाइंड, जी फॉर गो टू, एच फॉर रिप्लेस, आई फॉर इटैलिक, जे फॉर जस्टिफाई, के फॉर हाइपरलिंक, एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, एम फॉर इंडेंट, इंडेंट एम से आएगा इंडेंट, एन फॉर नई फाइल, ओ फॉर पुरानी फाइल ओपन करना, पी फॉर प्रिंट निकालना, क्यू फॉर लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट कंट्रोल प्लस क्यू, आर फॉर राइट अलाइनमेंट और एस फॉर सेव, टी फॉर हैंगिंग इंडेंट, इंडेंटेशन होगा लेकिन नेक्स्ट लाइन का इंडेंटेशन होगा, टी एस टी यू, यू फॉर अंडरलाइन, V फॉर पेस्ट, W फॉर क्लोज ऑल, W फॉर क्या होगा, क्लोज ऑल, क्लोज ऑल, W फॉर क्लोज ऑल भाई, ठीक है ना। X फॉर होगा कट, X फॉर क्या होगा, कट, और Y फॉर होगा अंडू, Y फॉर होगा रीडू, Z फॉर होगा अंडू। डिलीट के लिए डिलीट की होती है, ठीक है। चलिए भाई अब आते हैं स्प्रेडशीट की तरफ, यानी कि MS एक्सेल की तरफ आते हैं भाई। किसकी तरफ आते हैं, MS एक्सेल की तरफ। इसका कॉमन नाम क्या है, कॉमन नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भाई। इसको वर्कशीट भी कह दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है इसको, इसको जो है हम
वर्कशीट भी कह सकते हैं मेरे भाई, क्या कह सकते हैं, वर्कशीट भी कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है इसका दूसरा नाम पूछा जाएगा आपसे, तो वर्कशीट भाई। आर फॉर राइट अलाइनमेंट, आर फॉर राइट अलाइनमेंट। कम से कम आपको ए से लेकर के जेड तक सारी की याद होनी चाहिए, बाकी चीजें तो बाद की बात है। बाकी की बहुत सारी हैं, कई बार एक जगह दो की यूज की जाती हैं, एक ही जगह दो की यूज की जाती हैं, तो वो दूसरी पूछ ली जाती है कई बार। लेकिन पहले ये याद हो, उसके बाद बाकी सारी सेकेंडरी है भाई, प्राइमरी ये है, ठीक है ना। ये यूज किया जाता है किस लिए, प्लानिंग ए प्रोजेक्ट और चेकिंग द फिनेंशियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ घटा गुना भाग करना है, वित्तीय स्थिति को जांचना है, तो उसमें यूज की जाती है एक्सेल भाई। स्प्रेडशीट लार्ज सीट है जिसमें बहुत बड़ा डेटा आता है। इंफॉर्मेशन अरेंज की होती है रो और कॉलम के अंदर। जो इंफॉर्मेशन एमएस एक्सेल में अरेंज की होती है वो रो और कॉलम के अंदर होती है भाई, रो और कॉलम में अरेंज की होती है इंफॉर्मेशन। जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखो तो वीजी कैल्क, वीजी कैल्क सबसे पहली स्प्रेडशीट थी भाई, सबसे पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वीजी कैल्क, जो पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। पूछा जाता है बहुत बार, जो कि रिलीज किया गया था 1979 में वीजी कॉर्प के द्वारा एप्पल 2 के लिए। ये भी पूछा जाता कई बार, कौन से कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, एप्पल के लिए बनाया गया था, एप्पल के कंप्यूटर के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था, एप्पल 2 के लिए, ठीक है ना। देर आर डिफरेंट स्प्रेडशीट, बहुत सारी डिफरेंट स्प्रेडशीट हैं जो अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लोटस 123 है, कुछ एक्स्ट्रा है जैसे कि जीनोम है, जीनोम स्प्रेडशीट, जी न्यूमेरिक है, के ऑफिस वालों की के ऑफिस स्प्रेड है, ओपन ऑफिस वालों की ORG, ओपन ऑफिस .org वालों की कैल्क है, कैल्क, ठीक है ना। तो ये क्या है आपकी अलग अलग स्प्रेडशीट है भाई, जैसे कि जीनोम वालों की है, जैसे कि जी न्यूमेरिक है, जैसे कि के ऑफिस की स्प्रेड है, जैसे कि ओपन ऑफिस वालों की कैल्क है भाई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को वर्कशीट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में जो डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा, उसको एनालाइज करते हैं, उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जो डेटा होता है, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को। चलिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के फंडामेंटल चीजें क्या क्या होती हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर। जब भी हम सबसे पहले ओपन करते हैं कोई भी चीज, जब भी हम कोई भी चीज ओपन करते हैं सबसे पहले वर्कबुक ओपन होती है। यहाँ पर क्या होती है, वर्कबुक ओपन होती है भाई। तो वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक होती है कलेक्शन ऑफ सेवरल शीट, वर्कशीट का कलेक्शन होती है, यानी कि इसमें बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। यू कैन हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कशीट इन ए सिंगल वर्कबुक। और आपसे पूछा जाए बाय डिफॉल्ट कितनी होती हैं, यानी कि जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं भाई, बाय डिफॉल्ट होती हैं 3। आजकल लेटेस्ट वर्जन में होती हैं 1। लेटेस्ट वर्जन में कितनी होती है भाई, लेटेस्ट वर्जन के अंदर होती है 1, ठीक है ना। लेटेस्ट वर्जन में 1 स्प्रेडशीट होती है, 1 शीट होती है, और पुराने वर्जन के अंदर 3-3 वर्कशीट होती हैं एक वर्कबुक के अंदर। वर्कबुक क्या है, कलेक्शन ऑफ शीट, कलेक्शन ऑफ सीट। और कई बार इसका ऑप्शन ऐसे दे दिया जाता है कि वर्कशीट क्या, वर्कबुक क्या है, आपसे पूछ लिया जाए कि वर्कबुक क्या है, तो ऑप्शन ऐसा आ जाता है कलेक्शन ऑफ शीट एंड चार्ट, शीट एंड चार्ट। तो ये भी सही है, चार्ट और शीट का समूह है आपका वर्कबुक भाई, चार्ट और शीट का समूह है वर्कबुक भाई। क्लियर है बात सभी को, ओके। चलिए भाई, इसके बाद वर्कशीट है। वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट होती है रो और कॉलम से बनी हुई। वर्कशीट क्या होती है भाई, वर्कशीट होती है रो और कॉलम से बनी हुई, जिसके अंदर रो और कॉलम होते हैं। एक्सेल जो है पॉपुलर स्प्रेडशीट है भाई, जहां पर हम डिजाइन करते हैं अपनी वर्कशीट को प्रोग्राम यूज करके। बाय डिफॉल्ट इसमें 3 वर्कशीट होती हैं। लेटेस्ट वर्जन जो 2019 है उसमें सिर्फ 1 वर्कशीट होती है। कितनी होती है, 1 वर्कशीट होती है। चार्ट शीट क्या होती है एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर चार्ट शीट भी होती है। तो चार्ट शीट क्या होती है, चार्ट शीट एक स्मार्ट शीट होती है जो वर्कबुक के अंदर ग्राफ लेकर आती है, ग्राफ या चार्ट कह लीजिए, चार्ट शीट बोलते हैं जिसको। रो क्या होती है, रो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, इस तरीके का हॉरिजॉन्टल ब्लॉक जो होता है वो रो होता है भाई। इसको रो को नंबर दिए जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक नंबर दिए जाते हैं, रो को नंबर दिया जाता है न्यूमेरिकल, 1 से लेकर के 10, 48, 576 तक रो को नंबर दिए जाते हैं।
रो के क्या होते हैं, नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर के 10 48 576 तक नंबर दिए होते हैं रो को। और कॉलम को क्या दिए होते हैं, कॉलम को दिए होते हैं अल्फ़ाबेट ए से लेकर के एक्स एफ डी तक अल्फ़ाबेट दिए होते हैं कॉलम को। एक से लेकर के 16 384 कॉलम होते हैं इसके अंदर, एक से लेकर के कितने कॉलम होते हैं, 16 384 कॉलम होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें कॉलम को जो है वो अल्फ़ाबेट से इंडिकेट किया जाता है, यानी कि कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर बी, कॉलम नंबर सी, कॉलम नंबर डी, इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए भाई, सेल क्या होती है, सेल होती है इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम भाई। एग्जाम्पल के लिए टॉप मोस्ट सेल जो होती है उसका सीरियल होता है A1। क्या होता है, A1। ये सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, ये सीजीएल का क्वेश्चन है कि ए रो, ए कॉलम और 10 रो, उसका एड्रेस क्या होगा। और सीजीएल ने इसका आंसर गलत दिया था, और अब रिवाइज आंसर की के अंदर इसका आंसर जो है उन्होंने करेक्ट किया है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, और इसका राइट आंसर ये आएगा, ठीक है ना। क्या था, पूछा था कि ए कॉलम है, ए कॉलम और 10 रो है, इसका एड्रेस क्या बनेगा। सेल का एड्रेस जो बनता है वो बनता है, पहले तो कॉलम का नाम होता है, फिर रो का नंबर होता है। तो पहले कॉलम का नाम फिर रो का नंबर, यानी कि इसका एड्रेस बना A10। क्या एड्रेस बना, A10 इसका एड्रेस बना भाई। क्या एड्रेस बना, A10 एड्रेस बना इसका। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन सा एड्रेस बनता है इसका, तो एड्रेस बनता है A10, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि बी कॉलम हो और 7 रो हो, तो इसका एड्रेस क्या बनेगा, B7। पहले कॉलम का नाम आएगा फिर रो का नंबर आएगा, पहले कॉलम का नाम फिर रो का नंबर आएगा, ठीक है ना। कभी भी ये उल्टा नहीं लिखा था, पहले रो का नाम फिर कॉलम, पहले रो का नंबर फिर कॉलम नहीं आएगा, पहले कॉलम का नाम आएगा फिर रो का नंबर आएगा। क्लियर। चलिए भाई, अब इसके अंदर ये देख लीजिए, ये आपकी वर्कशीट होती है। ये आपके वर्कशीट के अंदर इस तरीके के टैब होते हैं जो आपको मतलब ये बताते हैं कि यहाँ रो है और कॉलम है। यहाँ रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे शुरू है, और कॉलम है जो ABCDEFGH तक शेव है। ये वही चीज़ है रिबन, जो मैंने आपको MS वर्ड के अंदर बताया था कि ये क्या होता है, ये रिबन होता है, ऊपर वाला बार जो होता है रिबन होता है। और यहाँ ये जो होता है ये नेम बॉक्स होता है, जहाँ पर ये नेम लिखा आ रहा है A1। यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है A1, ये है क्या, ये नेम बॉक्स है भाई। क्या है ये, नेम बॉक्स है। पूछा जाएगा आपको नेम बॉक्स कहाँ मिलेगा, तो आपने बताना कि रिबन बार के बिल्कुल नीचे और फॉर्मूला बार के बिल्कुल लेफ्ट में। ये फॉर्मूला बार है, ये क्या आपका फॉर्मूला बार है भाई, फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार आपसे पूछा जाए कहाँ होता है, रिबन बार के नीचे, वर्कशीट के कॉलम हेडिंग के ऊपर, और इससे नेम बॉक्स के राइट साइड में। फिर आपसे पूछे नेम बॉक्स कहाँ होता है, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में। यहाँ से घुमा फिरा के चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन सी साइड में होता है, कौन सी साइड में होता है। यहाँ फॉर्मूला बार होता है नेम बॉक्स के राइट साइड में, और नेम बॉक्स कहाँ होता है, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में। और ये दोनों कहाँ होते हैं, रिबन से बिल्कुल नीचे। और वर्कशीट के कॉलम हेडिंग है जो कॉलम हेडिंग DCE इनसे जस्ट ऊपर होते हैं, ठीक है ना। और ये जो रो अलग से, ये जो सीट, ये जो सेल अलग से दिखाई दे रही है आपको ग्रीन वाली, ये वाली सर्कल लिया हुआ है, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। जहाँ पर हमारा कर्सर होता है उसको क्या बोला जाता है, एक्टिव सेल बोला जाता है। जहाँ पर हमारा कर्सर होता है उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव सेल कहेंगे भाई। जहाँ पर हमारा क्या है, कर्सर है भाई, उसको हम क्या कहने वाले हैं, एक्टिव सेल कहने वाले हैं, एक्टिव सेल, ठीक है ना। तो ये शीट होती है इस तरीके से, जिसके अंदर इस तरीके से सेल होती हैं। ये बहुत सारी क्या होती हैं, सेल होती हैं, रो और कॉलम से मिला करके भाई। तो देखिए ये पूरी शीट है, यहाँ पूरी शीट दिखा रखी है आपको, फॉर्मूला बार है और ये पूरी की पूरी शीट है। यहाँ आपसे कई बार ये भी पूछा आता है, सीट में आगे जाने के लिए क्या बटन दबाएंगे। ये सीट की एक सेल है, ये सीट की दूसरी सेल है। आगे जाने के लिए हम टैब का प्रयोग करते हैं, टैब का। नीचे एंटर से क्या करेंगे, एंटर तो है नीचे ले आएगा, एंटर क्या करेगा, एंटर इसको नीचे ले आएगा कर्सर को, ठीक है ना। शिफ्ट प्लस टैब वापिस ले जाएगा कर्सर को, शिफ्ट प्लस टैब वापिस ले जाएगा कर्सर को। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है भाई। इसी होम के अंदर,
होम का ही जिक्र करूंगा मैं। ये होम वाला जो है क्वेश्चन, इसमें से क्या क्या पूछा जाता है। यहाँ ये सेम है, क्लिपबोर्ड सेम है और फॉन्ट सेम है जो आपने एमएस वर्ड के अंदर पढ़ा है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर सेम है, जो अलग चीज़ होगी वही पढ़ाऊंगा मैं, जो सेम चीज़ है वो एमएस वर्ड में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या कुछ है, अलाइनमेंट। सबसे पहले अलाइनमेंट में से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपसे पूछा जाएगा कि रैप टेक्स्ट कौन से टैब में होता है। रैप टेक्स्ट होम टैब के अंदर होता है। मर्ज एंड सेंटर कौन से टैब में होता है, होम टैब में होता है। रैप टेक्स्ट होता क्या है, रैप का मतलब होता है यहाँ पर फिसलना, टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट फिसल कर अपने आप अगली इसी सेल में अगली लाइन में आ जाए, तो होता है रैप टेक्स्ट। क्या होता है मेरे भाई, रैप टेक्स्ट होता है। और मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर होता है जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया गवर्नमेंट हाई स्कूल दिल्ली, कुछ ऐसा, लेकिन ये तो 3 सेलों में चला गया, ये तो 3 सेल थी, 3 सेल घेर ली इसने तो, और दिखाएगा एक सेल में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, तो ये सेल के जो बीच में लाइनिंग लगी हुई है ये वाली, ये हट जाएगी, ये क्या होगा, हट जाएगी, और क्लियर इस तरीके से दिखाई देगा। डायरेक्टली जो है बीच की लाइनिंग हट के और क्लियर इस तरीके से दिखाई दे करके, और लिखा मिलेगा GHS दिल्ली भाई, ऐसे लिखा मिलेगा। बीच की लाइनिंग जो है वो क्या हो गई, मर्ज हो गई, बीच की लाइनिंग क्या हो गई है, मर्ज हो गई है, और यहाँ पर ये मर्ज हो जाती हैं भाई। क्लियर है बात सभी को। चलिए भाई, इसके अंदर और देखने वाली चीज़ें कौन सी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्टाइल है। स्टाइल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन की फॉर्मेटिंग, यानी कि कंडीशनल के तहत फॉर्मेटिंग लगा देना। आपसे पूछेगा मैं किसी के नंबर पर अलग अलग रंग देना चाहता हूँ, कंडीशन पे फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूँ। फॉर्मेटिंग क्या होता है, सजाना संवारना डॉक्यूमेंट को। कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन है कि जिसके 10 से नीचे नंबर आए हैं उनको तो रेड कलर के अंदर दिखाए, जिनके 10 से ऊपर नंबर आए हैं उनको ब्लू कलर में दिखाए, और जिनके 80 से ऊपर नंबर आए हैं उनको ग्रीन कलर में दिखाए। मेरी ये कंडीशन है, तो कंडीशन के हिसाब से आप फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, उसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं उसको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं भाई उसको, ठीक है ना। फिर है फॉर्मेट को फिर है इंसर्ट करना, यहाँ पे सेल के अंदर इंसर्ट करना। नई सेल ले सकते हो, नई रो इंसर्ट कर सकते हो, नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। मान लीजिए इसके अंदर कितनी रो हैं, 10 48 576 रो हैं। 10 48 576 क्या है इसके अंदर, रो है मेरे भाई। तो अगर इतनी रो हैं, एक रो और इंसर्ट कर दी तो फिर कितनी हो जाएंगी, बताओ जरा कमेंट करके, कितनी हो जाएंगी फिर। 10 48 576 रो हैं शीट के अंदर, एक रो और इंसर्ट कर दी तो कितनी हो जाएंगी भाई, बताओ। तो 10 48 576 ही रहेंगी, वो नीचे से निकल करके एक रो ऊपर आ जाएगी। ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है ना। और डिलीट करनी है डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट में अभी मैं पढ़ाऊंगा फॉर्मेट में क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। हाईलाइट करनी है कोई सेल, टॉप बॉटम रूल्स लेना है, कोई रूल बनाना है आपने कि इतने से कम नंबर, इतने से ज़्यादा नंबर, वो वाला रूल बनाना है, ठीक है ना। उतनी ही रहेंगी भाई, 10 48 576 ही रहेंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है ना। इंसर्ट करोगे तो नीचे वाली निकल करके ऊपर आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगी। यहाँ से सेल हम इंसर्ट कर सकते हैं, शीट कॉलम और पूरी की पूरी शीट इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट बटन से। कौन से बटन से, इंसर्ट बटन से भाई। फॉर्मेट के अंदर रो की हाइट भाई, फॉर्मेट के अंदर क्या मेजर है आपका, रो की हाइट और कॉलम की विड्थ। रो की हाइट और कॉलम की विड्थ भाई, ये जो कॉलम होता है इसकी विड्थ और ये जो रो होती है इसकी हाइट भाई, दोनों चीज़ें भाई, ठीक है ना। रो की जो हाइट होती है बाय डिफ़ॉल्ट 1 से लेकर के 409 तक होती है, 409 पॉइंटों में होता है ये। रो की हाइट की बात है भाई, किस चीज़ की हाइट की बात है, रो हाइट की बात है भाई, ठीक है ना, रो की हाइट की बात है भाई, क्लियर। और यहाँ पर जो है कॉलम की विड्थ जो होती है, इस कॉलम के अंदर 256 कैरेक्टर आ सकते हैं भाई, 256। इसकी विड्थ होती है 0 से लेकर के 255 तक, कितनी होती है,
0 से लेकर के 255 तक इसकी कॉलम की विड्थ होती है, ठीक है ना। कई बार दिल्ली पुलिस वालों ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कॉलम की विड्थ, यानी कि हमारा कॉलम तो है इतना सारा, हमारा कॉलम तो है इतना सारा और इसके अंदर लिखा हुआ अकेला 20, तो इसको फिट करना चाहते हैं, यानी कि ये इस तरीके से लिखा आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई इसके लिए, तो हम यहाँ पर जाएंगे, हमारे माउस को कर्सर यहाँ पर कॉलम हेडिंग पर लेकर जाएंगे और यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ तक आ जाएगी भाई। डबल क्लिक कर देंगे, ऊपर कॉलम हेडिंग जहाँ पर लिखा होगा ABC कुछ भी लिखा होगा, जैसे A लिखा होगा यहाँ पर, क्योंकि कॉलम एक ही है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे कॉलम हेडिंग के पास जा करके प्लस का निशान आने पर, तो मार्कर आ जाएगा, ये मार्कर बोलते हैं इसको, क्या आ जाएगा, मार्कर बोलते हैं इसको, मार्कर आ जाएगा भाई। और मार्कर आने पर हम डबल क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉलम ऑटो विड्थ हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली कॉलम की विड्थ जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद है आपका, यानी कि यहाँ से हम इन होम टैब से ऑटो सम भी कर सकते हैं, यानी कि सम करना है हमने ऑटोमेटिकली। फिल क्या होता है, फिल एक सीरीज है भाई, फिल ध्यान देना, फिल जो है ये क्या है आपका, फिल एक सीरीज है भाई। फिल क्या है, एक सीरीज फिल करना है, इसको हम ऑटो फिल भी ले लेते हैं, इसके अंदर ऑटो फिल मिलेगा आपको, ऑटो फिल, और इस फिल को सीरीज का नाम भी दे दिया जाता है, सीरीज भाई, ठीक है ना। ऑटो फिल क्या है, यहाँ पर एक सीरीज बनेगी, जैसे आप 1 2 डाल दो, आगे कंप्यूटर अपने आप डाल देगा, जहां तक आप डालना चाहते हो, 3 4 5 6 सो ऑन, जहां तक भी डालना चाहते हो। एक सीरीज दे दो कंप्यूटर को, सीरीज दे दी मैंने 2 4, बस आगे बताने की जरूरत नहीं, आगे अपने आप डाल देगा 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना। इस तरीके से आप सीरीज दे दो संडे मंडे, आप सीरीज दे दो संडे, फिर उसके बाद लिख दो मंडे, अपने आप समझ जाएगा आगे क्या लिखना है, अपने आप सीरीज को फिल कर देगा भाई। तो ये किस में होता है, ऑटो फिल के अंदर होता है या फिल सीरीज के अंदर होता है भाई, क्लियर है। एक है लॉजिकल फॉर्मेटिंग, सॉरी लॉजिकल अरेंजिंग ऑफ डेटा, सॉर्ट एंड फिल्टर जिसको कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, लॉजिकल अरेंजिंग ऑफ डेटा भाई, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा भाई, लॉजिकल अरेंजिंग ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमने सेलेक्ट करना है तो सॉर्ट करेंगे डेटा को, क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे डेटा को। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो सॉर्ट करना है तो लॉजिकल अरेंजिंग बोलते हैं इसको, डेटा की क्या बोलते हैं, लॉजिकल अरेंजिंग इसको डेटा की बोलते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये इसके अंदर एक्सेल के अंदर ये जो चीज़ें होती हैं ये दिखा रखी हैं, सॉरी ये तो अलग है। सेल रेफरेंस भाई, यहाँ से आ जाता है हमारा सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल रेफरेंस होता है, सेल कोऑर्डिनेट करती है सेल रेफरेंसिंग फॉर्मूला के तहत, जिसको हम सेल रेफरेंस कहते हैं। यहाँ 2 सेल रेफरेंसिंग कॉमन वे हैं, देख लेते हैं सेल रेफरेंसिंग आपकी होती क्या है। देखो भाई, जैसे यहाँ पर कोई डेटा भरा है, यहाँ पर कोई डेटा भर रखा है 30 40 50 60, और इन सभी डेटा का टोटल जो है हम यहाँ पर लेना चाहते हैं, यहाँ पर इन सभी डेटा का 5 और 6 11 और 4 15 और 3 18, मान लीजिए ये टोटल आ गया, ठीक है ना। इससे अगली सेल में भी कोई ना कोई डेटा है, इससे अगली सेल में भी कोई ना कोई क्या है, डेटा है, और उससे अगली सेल में भी कोई ना कोई डेटा है, ठीक है ना, और उससे अगली सेल में भी कोई ना कोई डेटा है। अब हमने पहले वाले का टोटल तो कर दिया, लास्ट तक टोटल करना चाहते हैं, तो क्या हम लास्ट तक फॉर्मूला लगाते फिरेंगे, पहले वाले में तो हमने फॉर्मूला लगाया है, पहले वाले में यहाँ पर तो हमने फॉर्मूला लगाया है, तो कह रहा है कि कंप्यूटर कह रहा है कि फॉर्मूला लगाने की आपको बार बार ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग, यानी कि जिस सेल का आपने यहाँ पर टोटल किया हुआ है पहले ही, उन सेल को आगे कंटिन्यू कर देगी सेल रेफरेंसिंग। यानी कि अब अगर D1 का टोटल हुआ है, D1 E1 F1 G1, 1 क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पहली रो है। D1 का टोटल, E1 का टोटल, F1 का टोटल, G1 का टोटल H1 के अंदर हुआ है। H1 के अंदर किसका टोटल है, G1 D1 का, D1 कोमा E1 कोमा F1 कोमा G1 का टोटल है, इन सभी का टोटल है इसके अंदर।
तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आगे जब भी हम टोटल करेंगे इसका अपने आप टोटल कर देगा कंप्यूटर, और सेल रेफरेंसिंग जो है अपने आप ले लेगा D2 E2 F2 G2, फिर आगे D3 E3 F3 G3, आगे D4 E4 F4 G4, अपने आप सेल रेफरेंसिंग ले लेगा और बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। और ये ऑटो मोड होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली कौन सी रेफरेंसिंग होती है आपकी, इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव रेफरेंसिंग इसको बोलते हैं भाई। तो यहाँ इसको बोलते हैं हम रिलेटिव रेफरेंसिंग भाई, रिलेटेड रेफरेंस इसको बोला जाता है। इसके अलावा कौन सी रेफरेंसिंग होती है? इसकी शॉर्टकट की होती है F4 भाई, डिफॉल्ट मोड की। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, रिलेटिव रेफरेंसिंग दो प्रकार की नहीं भाई, सेल रेफरेंसिंग दो प्रकार की होती है, एक एब्सोल्यूट होती है, एक रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट आपकी मिक्स्ड रेफरेंस के टाइप की भी होती है। ये क्या होता है ये देख लेते हैं, ये क्या होता है ये देख लेते हैं। जो आपकी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है ये वाली भाई, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंसिंग भाई। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को हम कौन से निशान से दर्शा सकते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए हम डॉलर साइन का प्रयोग करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होता क्या है? किसी एक सेल को लॉक करना एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होता है, यानी कि हमने सेल का रेफरेंस आगे से आगे नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 70 लिखा है, यहाँ पर 80 लिखा है, यहाँ पे 90 लिखा है, यहाँ पे 100 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि 70 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है मैंने, और 80 की मल्टीप्लाई भी 2 से करनी है, 90 की मल्टीप्लाई भी 2 से करनी है, 100 की मल्टीप्लाई भी 2 से करनी है। अगर हम रिलेटिव रेफरेंसिंग लेंगे तो 70 की मल्टीप्लाई 2 से, 80 की मल्टीप्लाई 3 से, 90 की मल्टीप्लाई 4 से, 100 की मल्टीप्लाई 5 से करेगा। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं कि ऐसा हो, हम क्या चाहते हैं कि एक सेल फिक्स कर दी हमने, इसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो कह रहा है कि इस सेल को फिक्स करने के लिए आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग आनी चाहिए। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डॉलर साइन लग जाएगा सेल के नाम से पहले। नाम क्या है? M, डॉलर साइन M और डॉलर साइन रो का नंबर 1। ये हो गई एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। डॉलर साइन लगा दिया कॉलम के नाम से पहले और रो के नंबर से पहले, दोनों से पहले क्या लगा दिया मैंने? डॉलर साइन लगा दिया। ये सेल हो गई फिक्स। क्या हो गई? फिक्स हो गई सेल भाई। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग बोलते हैं। और इसको ऐसा बोला जाता है, जब फॉर्मूला कॉपी करेंगे ये वाला, तो ये फॉर्मूला कॉपी होकर के यूं की यूं यही सेल चली जाएगी, रेफरेंस नहीं लेगी। जैसे इसमें रेफरेंस ले लिया था, इसमें तो रेफरेंस ले लेगी, लेकिन ये रेफरेंस नहीं लेगी। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग जो है रिलेटिव रेफरेंस नहीं लेती है, ठीक है ना, रिलेशन बना करके नहीं चलती है। तो इसको डॉलर साइन से लिखा जाता है, जैसे A डॉलर साइन 1। इस सेल को मैंने लॉक कर दिया है। क्या कर दिया? लॉक कर दिया है। मिक्स्ड रेफरेंसिंग कौन सी होती है? मिक्स्ड रेफरेंसिंग के अंदर अगर हम चाहते हैं तो एक रो, पूरी की पूरी रो लॉक हो जाएगी, और चाहते हैं तो पूरा का पूरा कॉलम लॉक हो जाएगा। यानी कि एक रो और एक कॉलम, पूरे के पूरे कॉलम को लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे फिर? अभी तो हमने सेल लॉक की थी। क्या लॉक की थी? सेल। यानी कि रो से पहले भी हमने डॉलर साइन लगा दिया और कॉलम से पहले भी डॉलर साइन लगा दिया। इससे हुआ क्या? पूरी सेल लॉक हो गई जो एक सेल थी। अब पूरा का पूरा कॉलम, पूरी की पूरी रो लॉक करने के लिए हम डॉलर साइन का प्रयोग करेंगे। A का प्रयोग कर लेंगे, आगे 1 यूं का यूं लिख देंगे। A के तुरंत बाद डॉलर साइन नहीं लगाया है, इससे अगर तुरंत बाद लगा देते तो A1 सेल लॉक हो जाती, ये वाले। अभी क्या लॉक हुई है? A कॉलम लॉक हुआ है। अगर रो लॉक करनी है तो रो से पहले डॉलर साइन लगा देंगे। ये लो, रो से पहले डॉलर साइन। जिसको भी आपने लॉक करना है उससे पहले डॉलर साइन लगा दो बस। जिसको भी आपने क्या करना है? लॉक करना है, उससे पहले हम क्या लगा देंगे? डॉलर साइन लगा देंगे। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस में तो थोड़ा सा खैर इससे भी आगे पूछ लिया जाता है, यानी कि फॉर्मूला वगैरह का बना करके दे दिया जाता है। आप ध्यान रखना, जब भी इसको कॉपी करोगे तब
कोई एक्टिविटी नहीं होगी। जो यहाँ से कॉपी किया वही मैटर वहाँ आएगा जहाँ पेस्ट करोगे। लेकिन इसमें जहाँ से कॉपी करोगे, जहाँ पर इसको पेस्ट करोगे दोबारा से जा करके मैटर चेंज हो जाएगा, रेफरेंस लेकर के चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो हमने लॉक कर दी है, सेल लॉक कर दी, या तो फिर हमने रो और कॉलम लॉक कर दिया है भाई। इसमें यही दिखाया गया है कि एग्जाम्पल दिया गया है इसका, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का ही पार्ट है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। और आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी रेफरेंसिंग नहीं होती, तो रेफरेंसिंग तो रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है, एब्सोल्यूट होती है और मिक्स्ड रेफरेंसिंग होती है भाई। ठीक है, चलिए भाई। इसके बाद इंसर्ट के बाद आ जाता है आपका पेज लेआउट भाई। क्या आ जाता है? पेज लेआउट आ जाता है भाई। इसमें इंसर्ट कहाँ गया? मेरे ख्याल से इंसर्ट वाला ऑप्शन जो है शायद रह गया। इंसर्ट में सेम चीज़ें हैं, वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो चीज़ें हैं इंसर्ट के अंदर वही सेम चीज़ें हैं इसमें अलग जो रहेगा वो फॉर्मूला रहेगा और डेटा रहेगा जो अलग रहेगा। आपसे पूछा भी जाएगा डेटा किसके अंदर होता है, डेटा टाइप किसके अंदर होता है, तो डेटा टाइप किसके अंदर होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होता है। फॉर्मूला टाइप किसके अंदर होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होता है। रिव्यू, व्यू, ये सारे उसी के अंदर भी थे, वर्ड के अंदर भी थे और एक्सेल के अंदर भी हैं और पावर पॉइंट के अंदर भी मिलेंगे। होम भी मिलेगा, इंसर्ट भी मिलेगा, रिव्यू भी मिलेगा, व्यू भी मिलेगा, पेज लेआउट भी मिलेगा, तीनों में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सेल में अलग क्या है? अलग है फॉर्मूला और डेटा, फॉर्मूला और डेटा भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। और वहाँ पर क्या है? वर्ड में क्या है अलग? मेलिंग, वर्ड में मेलिंग अलग है, वर्ड में मेलिंग, ठीक है ना। चलिए भाई देखो, पेज लेआउट के अंदर वही चीज़ें हैं, जैसे मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट बैकग्राउंड है, सेम चीज़ें हैं पेज लेआउट के अंदर भी। इंसर्ट ही में एक ही चीज़ रह गई थी, इंसर्ट के अंदर चार्ट भाई, इसीलिए कह रहा था मैं इंसर्ट नहीं आया। इंसर्ट के अंदर चार्ट जो है ये रहता है बस आपका। इंसर्ट के अंदर क्या है? चार्ट है भाई। चार्ट को शीट पर इंसर्ट करने के लिए, चार्ट की शीट ही अलग लेने के लिए हम क्या करेंगे? चार्ट शीट लेने के लिए हम क्या करेंगे? F11 दबाएंगे भाई। क्या दबाएंगे? F11 दबाएंगे, चार्ट को शीट ही अलग चार्ट की लेने के लिए। और अगर हमने मान लीजिए उसी शीट पर चार्ट इंसर्ट करना है जिस शीट पर डेटा है, उसको बोला जाता है एम्बेडेड चार्ट। क्या बोला जाता है? जिस शीट पर डेटा हो उसी पर चार्ट लेते हैं तो उसको बोला जाता है एम्बेडेड चार्ट। क्या बोला जाता है? एम्बेडेड चार्ट। जिस शीट पर डेटा उससे अलग शीट पर चार्ट लेना है तो उसको बोला जाता है चार्ट शीट। क्या बोला जाता है? चार्ट शीट बोला जाता है भाई। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रकार के चार्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो वैसे तो चार्ट से कोई क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं आता जिस जैसे लिखे हुए कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, XY चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार चार्ट, ट्री मैप चार्ट, सनबर्स्ट चार्ट, हिस्टोग्राम चार्ट, बॉक्स एंड विस्कर चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, कॉम्बो चार्ट। ये इतने प्रकार के चार्ट इसके अंदर होते हैं। हालांकि ये लेटेस्ट वर्जन है, इसमें ज़्यादा ही चार्ट हैं कुछ, लेकिन चार्ट्स इतने याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछा क्या जाता है? आपसे पूछा जाता है XY चार्ट को और क्या कहा जाता है? तो XY चार्ट को स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है। XY चार्ट को क्या कहा जाता है मेरे भाई? स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा डेटा को परसेंटेज में दिखाने के लिए कौन सा चार्ट है? तो ये चार्ट है पाई चार्ट। डेटा को परसेंटेज में दिखाने के लिए कौन सा चार्ट है? पाई चार्ट है भाई। परसेंटेज में दिखाने के लिए डेटा को एज ए होल, एक पूरे डेटा को मतलब 100% के रूप में लेकर के दिखाने के लिए कौन सा चार्ट है? पाई चार्ट है भाई। ये लाइन चार्ट है, कई बार एक दो बार देखा गया कि लाइन चार्ट का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। किसी दो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिपोर्ट अगर हमने चेक करनी है तो कौन सा चार्ट बनेगा? लाइन चार्ट बनेगा भाई। कौन सा चार्ट बनेगा? किसी दो कंपनी के एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक करनी है, कौन से महीने में किसके ऊपर थी किसके नीचे थी, तो लाइन चार्ट से करते हैं। और चार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आता। कई बार सिंपल से चार्ट आपको याद होने चाहिए, बार चार्ट, पाई चार्ट, रडार चार्ट, सरफेस चार्ट, XY चार्ट, एरिया चार्ट, ये आपको वैसे नॉर्मल 5-4 चार्ट याद होने चाहिए। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन दे करके और सिंपल सी चीज़ों में ये पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट नहीं होता MS एक्सेल के अंदर। तो ये चार्ट जो है आप याद रख लेना, या फिर ये पूछ लेता कौन सा चार्ट होता है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो फॉर्मूला इसके बाद आता है आपका फॉर्मूला फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ नेम्स, वैल्यू, सेल रेफरेंस, ऑपरेटर, फंक्शन इन सेल। एक पूरा
जो कॉम्बिनेशन है, नाम लिखा हो, वैल्यू लिखी हो, सेल रेफरेंस दिया हो। फॉर्मूला ऑलवेज बिगन विद इक्वल सिंबल, हमेशा फॉर्मूला इक्वल के निशान से शुरू होता है, ये याद रखना। फॉर्मूला हमेशा इक्वल के निशान से शुरू होता है एक्सेल के अंदर, पहले इक्वल का निशान आएगा फिर फॉर्मूला शुरू होगा भाई। क्लियर है बात सभी को? चलिए भाई, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स आपको बताई दिया मैंने कहाँ होता है। सेल का नेम होता है, फॉर्मूला बार से लेफ्ट साइड में होता है। और चार्ट क्या होता है ये बता दिए। चार्ट आपको दो प्रकार के होते हैं, एम्बेडेड चार्ट होता है और चार्ट शीट होता है। चार्ट शीट में क्या होता है, जहाँ पर डेटा है उससे अलग शीट बनेगी, और एम्बेडेड चार्ट में क्या होता है, जहाँ पर डेटा है उसी शीट पर चार्ट बनेगा भाई। ठीक है, चलिए देखिए भाई, व्हाट इज फंक्शन इन एमएस एक्सेल। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शन इसके अंदर। एक तो फॉर्मूला, कई एक पंजाब में देखा गया था एक क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला और फंक्शन दोनों चीजें अलग अलग कर दी गई। ये पूछा गया कि एक्सेल के अंदर सम कोमा एवीजी AVERAGE कोमा मैक्स कोमा मीन ये क्या होते हैं, ये पूछा गया था। और ऑप्शन में दोनों चीज थी, फॉर्मूला भी था और फंक्शन भी था। तो आप इनको क्या कहोगे, फंक्शन कहोगे भाई। क्या कहोगे इनको, फंक्शन कहोगे। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है प्री डिफाइन फॉर्मूला। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है आपका प्री डिफाइन फॉर्मूला भाई। क्या होता है, प्री डिफाइन फॉर्मूला जो होता है ये क्या होता है, फंक्शन होता है मेरे भाई। क्या होता है, प्री डिफाइन फॉर्मूला आपका फंक्शन होता है। क्लियर है बात सभी को? तो फंक्शन, इसमें के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि सम है, फंक्शन जो सम करता है, पीएमटी फंक्शन है जो एवरेज वो निकालता है, इंस्टॉलमेंट निकालता है। बहुत सारे फंक्शन जो है इसके अंदर, अलग अलग फंक्शन मौजूद हैं एक्सेल के अंदर भाई। कौन से फंक्शन हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। कैटेगरी है पहले फंक्शनों की, पहले फंक्शनों की क्या है, कैटेगरी है। कई बार आपको सिंपल इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि सम फंक्शन जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, तो मैथ की कैटेगरी में आता है। कैटेगरी कौन सी है, फिनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी है, लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी है, टेक्स्ट फंक्शन की कैटेगरी है, डेट एंड टाइम फंक्शन की कैटेगरी है, लुकअप एंड रेफरेंस की कैटेगरी है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री कैटेगरी है। तो ये अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है यहाँ पर। इन कैटेगरी के अंदर जो है फंक्शन आते हैं भाई, फंक्शन के नेम आते हैं। तो ये इस टेबल है, इस तरीके से डेटा एक्सेल के अंदर जो है भरा जाता है, और इस तरीके से डेटा भर के सभी का टोटल जो है वो किया जाता है फंक्शंस के माध्यम से। किसके माध्यम से, फंक्शन के माध्यम से भाई। तो डेट एंड टाइम के फंक्शन है, जैसे कि डेट एंड टाइम का कौन सा फंक्शन है, डेट एंड टाइम के टुडे का फंक्शन डेट एंड टाइम का होता है। टेक्स्ट फंक्शन है, जैसे कि टेक्स्ट फंक्शन के अंदर कौन से फंक्शन है, जैसे कि कॉनकैटनेट है। कॉनकैटनेट क्या करेगा, दो अलग अलग सेल में लिखे हुए शब्दों को आपस में मिला देगा। यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, कॉनकैटनेट क्या करेगा, इन दोनों को मिला करके AB कर देगा। लेफ्ट फंक्शन है, ये टेक्स्ट फंक्शन होता है। लेफ्ट फंक्शन कई बार आपसे मैंने कहा कि यही पूछा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आता है, या निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन टेक्स्ट ग्रुप के अंदर नहीं आता। इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ये लेफ्ट फंक्शन जो है टेक्स्ट का फंक्शन है, राइट फंक्शन है जो टेक्स्ट फंक्शन है, मिड फंक्शन है जो ये भी टेक्स्ट का फंक्शन है, और टुडे फंक्शन जो है ये डेट एंड टाइम का फंक्शन है। टुडे जो फंक्शन है ये किस चीज़ का फंक्शन है, डेट एंड टाइम का फंक्शन है। मैथमेटिकल जो फंक्शन है, इस ये टोटल फंक्शन आ गए, मैथमेटिकल, लॉजिकल, स्टैटिकल, सारे के सारे। मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर कौन से हैं, जैसे कि सम है, ABS है, स्क्वायर रूट है, ये मैथमेटिकल के अंदर आते हैं भाई। ये एग्जांपल दे रखा है, इक्वल सम 90 + 70, 90,70, तो रिजल्ट आता है 160 भाई। क्या आता है, 160। ABS जो फंक्शन होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन, ये भी मैथ का फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन के अंदर, कैटेगरी के अंदर कौन से फंक्शन आते हैं, इफ आता है लॉजिकल फंक्शन के अंदर, एंड आता है लॉजिकल फंक्शन के अंदर, और आता है लॉजिकल फंक्शन के अंदर, ये आते हैं लॉजिकल फंक्शन के अंडर में। स्टैटिस्टिकल फंक्शन की कैटेगरी में कौन से आते हैं, मैक्स आता है, मीन आता है, एवरेज आता है। काउंट फंक्शन की कैटेगरी में, सॉरी, काउंट VC की कैटेगरी में आता है, स्टैटिस्टिकल की कैटेगरी में काउंट फंक्शन भी आता है। काउंट इफ, काउंट ए, ये तीनों फंक्शन जो हैं इसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं। कौन सी कैटेगरी है, स्टैटिस्टिकल की कैटेगरी है भाई। ठीक है ना। इसके बाद है रेंज भाई। इसके बाद क्या है, रेंज है भाई, रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है ग्रुप ऑफ सेल। रेंज क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल भाई। सेल क्या है, A1, सेल क्या है, A2, A3, A4, ये सेल हैं सारे के सारे। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A1:A4।
तो रेंज को कोलन से दर्शाया जाता है, इसको कोलन बोलते हैं, कोलन, इसको क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं। और रेंज को हमेशा कोलन से दर्शाया जाता है। और यानी कि ये लिखने के बजाय A1 A2 A3 A4 लिखने की बजाय हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं A1 A4 भाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। डेटा वैलिडेशन एक फीचर होता है MS एक्सेल के अंदर, जिसमें हम डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि इस सेल के अंदर सिर्फ 20 लिखा जाए तो सिर्फ 20 ही लिखा जाएगा। यानी कि इसमें डेटा को हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। यानी कि इससे अलावा डेटा जो है यहाँ पर नहीं आ सकता। आप डालने की कोशिश करोगे तो मैसेज आ जाएगा कि इनवैलिड डेटा, क्या मैसेज आ जाएगा, इनवैलिड डेटा भाई। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट इसके अंदर, एक्सेल के अंदर, वो कौन सी होती है। वर्कबुक का नाम जो होता है बुक 1 होता है। जूम का साइज जो होता है परसेंटेज 100 होता है, मैक्सिमम 400 होता है, मिनिमम 10% होता है। फॉन्ट का जो साइज होता है वो 11 का नेम कैलिब्री होता है। पेज का व्यू होता है वो नॉर्मल होता है। पेज का ओरिएंटेशन जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है। और फाइल सेव की जो लोकेशन होती है माई डॉक्यूमेंट में ही होती है। और एक्सटेंशन जो होती है, जो पहले होती थी वो तो होती थी .xls, आजकल होती है .xlsx। ये आजकल एक्सटेंशन इसकी होती है भाई, आजकल जो एक्सटेंशन होती है। इसके बाद शॉर्टकट की इसमें N सेम रहेगी, O सेम रहेगी, S सेम रहेगी, F12 सेम रहेगी सेव एज के लिए, W से सभी के लिए सेम रहेगी क्लोज करने के लिए, Ctrl+F4 एक्सेल को बंद करने के लिए, Shift+F11 वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए, Z अंडू के लिए, Y रीडू के लिए, F2 स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू पर, Ctrl+F2। F1 किस लिए यूज होती है, हेल्प के लिए, F7 स्पेलिंग चेक के लिए, F9 यूज होती है काउंट ऑल वर्कशीट, सारी वर्कशीट काउंट करने के लिए, कितनी वर्कशीट अभी जो वर्कबुक में खुली हुई है, F9 यूज होती है। Ctrl+F1 किस लिए यूज होती है, शो और हाइड करने के लिए, रिबन को शो करने के लिए और हाइड करने के लिए। Ctrl+Shift+U किस लिए यूज होती है, एक्सपेंड करने के लिए, कोलैप्स करने के लिए, फॉर्मूला बार को लेकर आने के लिए और फॉर्मूला बार को हाइड करने के लिए। Ctrl+F9 किस लिए यूज होती है, मिनिमाइज करने के लिए, वर्कबुक विंडो को मिनिमाइज करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये बटन दबाता हूँ, ये विंडो मिनिमाइज हो गई, दोबारा से लेकर आना चाहता हूँ, ले आए। F11 किस लिए यूज होती है, चार्ट इंसर्ट करने के लिए। Alt+F1 किस लिए यूज होती है, क्रिएट करने के लिए, एम्बेडेड चार्ट, उसी शीट पर चार्ट लेकर आने के लिए। Ctrl+F वही काम करेगी जो सर्च करने का काम होता है। Alt+F यहाँ पर फाइल टैब खोलेगी, Alt+F होम टैब खोलेगी, इंसर्ट टैब खोलेगी, पी है पेज लेआउट टैब खोलेगी। Ctrl+Tab क्या करेगी, स्विच करेगी बिटवीन ओपन वर्कबुक, जितनी वर्कबुक खुली हुई है उनके बीच में स्विच करेगी भाई। Shift+F3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लेना, इंसर्ट करेगी फंक्शन को। Ctrl+Spacebar क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी करंट में जो कॉलम चल रहा है उसको। Shift+Spacebar क्या करेगी, करंट में जो रो चल रही है उसको सिलेक्ट करेगी भाई। Ctrl+Shift+Spacebar क्या करेगी, एंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेगी, पूरी की पूरी जो वर्कशीट है उसी को सिलेक्ट कर लेगी भाई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये शॉर्टकट की हिंदी में इसी की शॉर्टकट की लिखी हुई है। तो आज यहाँ तक पढ़ा है हमने MS एक्सेल का जो है लास्ट पॉइंट आज हमने पढ़ा है। कल वाली क्लास में MS पावर पॉइंट और MS पावर पॉइंट के आधे घंटे में ख़त्म करने के बाद जो है हम पढ़ेंगे आगे इंटरनेट भाई, नेटवर्क और इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट जो है हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसकी PDF जो है मैं कलेक्ट कर देता हूँ आपके लिए भाई, इसकी PDF कलेक्ट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। MS एक्सेल MS वर्ड क्लास 3 एक्सेल एडिटेड, ठीक है भाई। हाँ जी हिमांशु भाई, हाँ जी, ओके। ठीक।